कक्षा 11वीं के जितने छात्र हैं उनके लिए ये स्पेशल वीडियो होने वाली है। सेट ए का जो सॉल्यूशन था हमने पिछली वीडियो में ओटी का सॉल्यूशन करवा दिया था, तो अब इस वीडियो में 2 नंबर के सॉल्यूशन करवाए जाएंगे और 3 नंबर का पॉसिबल हो पा रहा है। जितने जल्दी मैं कर सक रहा हूँ उतनी जल्दी मैं सॉल्यूशन बनाने का और अपलोड करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो आप लोगों को भी एक ट्राई करना है, हमारे चैनल पर जल्दी से जल्दी 58,000 सब्सक्राइबर करवाना है आपको। एंड जितने जल्दी 58,000 सब्सक्राइबर होंगे मैं उतने ही जल्दी आप लोगों के लिए और आगे का सॉल्यूशन लाऊंगा। तो यहाँ तक सही विकल्प तब का आप लोगों का पूरा सॉल्यूशन हमने अपनी पिछली वीडियो में करवा दिया था, अगर नहीं देखिए तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो ये रहे आप लोगों के पूरे सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक पहले का ये पूरे सॉल्यूशन रहा, ये दूसरे का रहा, ये तीसरे का रहा एंड ये आप लोगों का सेट ए वाले बच्चों के लिए सॉल्यूशन है। सेट बी वालों के लिए तो मैंने बहुत पहले ही अपलोड कर दिया था, रात को ही अपलोड कर दिया था पूरे 20 तक का। तो वहाँ पर अगर सेट बी से हैं तो आप लोग सेट बी का देख सकते हैं। ये मैचिंग रही आप लोगों की एंड ये आप लोगों के एक वाक्य वाले रहे। अब आ जाते हैं अपने 6वें वाले क्वेश्चन से 2 नंबर के क्वेश्चन का। ठीक है, 2 अंक के प्रश्नों को हम पूछते हैं। ठीक है, 2 अंक के प्रश्न। ओके, तो हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम देख लेते हैं। तो हम क्या है, इस नियम के अनुसार किसी उपकोष के कक्षकों के इलेक्ट्रॉन की युग्म तभी होते हैं जब उनके उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है, तब इलेक्ट्रॉन संयुग्मी होता है तथा युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले होते हैं। ओके, एंड अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मूल अंश की परिभाषा व मात्रक लिखना है या हमें निम्नलिखित में से सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। तो सार्थक अंकों की संख्या देखते हैं, ये काफ़ी इजी है एंड जल्दी हो जाएगी आपकी। तो प्रश्न क्रमांक 7 में हम लिखेंगे कि 0 यहाँ पर एक 0 एक्स्ट्रा मैंने लगा दिया है, तो इसे आप लोग थोड़ा इग्नोर कीजिएगा कि ठीक है 0.030 में आप लोगों को सार्थक अंक बताने। तो इसमें सिर्फ 2 ही सार्थक अंक हैं और इसमें 5 सार्थक अंक है। ओके, एंड अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से 8वें वाले में पूछ रहा है कि मानक संभवन एंथैल्पी परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो मानक संभवन एंथैल्पी ऐसी हो जाती है कि मानक अवस्था में अर्थात 25 डिग्री ताप तथा 1 एटॉमिक दाब पर किसी उत्पाद को 1 मोल के उससे घटाने पर घटक से बनने पर जो एंथैल्पी परिवर्तित होती है उसे मानक संभवन एंथैल्पी कहते हैं। ओके, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम लिखिए। और 2 नंबर में आप लोगों का ये नियम पूछा जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी का। तो देखते हैं तो सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। इसके आधार पर बनी श्रेणी में कुल 18 समूह होते हैं। ओके, इसके ये आप लोगों की हो गई आवर्त फलन का सॉल्यूशन। एंड अब आप लोगों का आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की नाभिक स्नेही अभिकर्मक को परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखिए। तो ये रहे आप लोगों के नाभिक स्नेही की वे अभिकर्मक जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतमता होती है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और सोडियम आयन। ठीक है, ये हो जाएंगे आप लोगों के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि यहाँ पर मैं कहाँ तक पहुँच गया था, नाभिक स्नेही तक। 11th वाला देख लेते हैं कि फीडर क्राफ्ट अभिक्रिया और समीकरण के साथ लिखनी है। 2 नंबर में पूछी जाएगी फीडर क्राफ्ट अभिक्रिया। तो मैं जितना जल्दी होने का ट्राई कर रहा हूँ, मतलब जितना जल्दी हो सकता है आप लोगों के लिए सॉल्यूशन बना रहा हूँ। जितना जल्दी हो सकता है मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन की PDF बनाकर आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ। तो आप लोग सिर्फ 58,000 सब्सक्राइबर नहीं करवा सकते मेरे चैनल पर, तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए 9वां वाला क्वेश्चन करवा दिया हमने एंड अपने 10वां वाला क्वेश्चन करवा दिया है। एंड और आप लोगों का ये प्रश्न क्रमांक 11 भी हो गया है। 11, जी हाँ 11 ही करवाना था हमें। तो उत्तर देख लेते हैं कि बेंजीन को निर्जल, ठीक है, निर्जल AlCl3, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, ये निर्जल होना चाहिए और AlCl3 इसकी उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड या एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड रुकिए सॉरी तो इसको जब हम गर्म करते हैं तो क्रमशः एल्किल व एसिल,
ठीक है, व्युत्पन्न बनता है। ठीक है, तो ये उसका समीकरण रहा। उदाहरण के लिए ये बेंजीन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, एंड CH3Cl और निर्जल AlCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो आप लोगों का ये बनेगा। ओके, एंड अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों से क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि हकल का नियम एक उदाहरण सहित बताइए। जी हाँ, हकल का नियम एक उदाहरण सहित बताना है। और ये हकल का नियम आप लोगों से जो है सेट बी में भी पूछा गया था, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हकल के नियम को देख लीजिए। ये रहा, तो हकल का नियम काफ़ी इजी है कि वे चक्रीय यौगिक जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 4n+2 के समान होती है तो वे एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करते हैं। और उदाहरण के लिए बेंजीन लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये गोला मत बनाइएगा, ये मैंने जल्दी जल्दी में बना दिया, बेंजीन में गोला नहीं बनता। ठीक है, एंड अब आ जाते हैं, ये बेंजीन हो जाता है आप लोगों का। ये प्रश्न क्रमांक वे चक्रीय यौगिक जिनमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4π+2 के समान होती है तो वे एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ओके, एंड अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि गणितीय अनुपात के नियम को एक उदाहरण सहित लिखिए। और आप लोगों का गणितीय अनुपात का नियम क्या है, चलिए इसे देख लेते हैं। गणितीय अनुपात का नियम 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो इसकी परिभाषा हो जाती है, जब दो या दो से अधिक यौगिक बनते हैं तो एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयुक्त करने वाला दूसरा तत्व के द्रव्यमान में एक सरल यौगिक गणितीय अनुपात होता है। ठीक है, मतलब कैसा रहता है, ये रहा उदाहरण। ठीक है, जैसे कि H2O, दो O का कितना हो जाएगा परमाणु भार 16 और H का तो एक ही रहता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रहेगा, तो यहाँ पर 18 है। H यहाँ पर हमारा निश्चित ही है और O अगर हमने डबल कर दिया तो ये 32 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम क्या लिखेंगे कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा 6 व 32 है और हाइड्रोजन की निश्चित मात्रा 2 के साथ संयोग करती है, जिसमें 16.32 या 1.2 का सरल अनुपात है। ठीक है, यही हो गया गुणितीय अनुपात का नियम। ठीक है, गुणितीय अनुपात का नियम जिसे हम सरल अनुपात का नियम भी कहते हैं, सरल गुणितीय अनुपात का नियम भी हम कहते हैं। ओके, चलिए अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पी और डी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी की स्थिति में मतलब अंतर लिखने हैं और इन बिंदुओं के आधार पर अंतर लिखने कि आवर्त सारणी के स्थिति पर और फिर सामान्य विन्यास पर और धातु व अधातु गुण पर। ठीक है, इन गुणों पर आप लोगों को अंतर लिखने हैं। एंड तो इसका अंतर हमने अभी तक नहीं किया है। एंड 14 से आप लोगों का 20 तक का सॉल्यूशन अभी नहीं हुआ है इन 6 का। तो अगर आप लोग चाहते हैं इनका आंसर जल्दी से जल्दी हम लाएं तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग जल्दी से जल्दी 58,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करवा दीजिए और मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा, और ज़्यादा मतलब आप लोगों के लिए और जल्दी सॉल्यूशन बनाने का ट्राई करूँगा। बस आप लोगों को क्या करना है, 58,000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करवाना है इस वीडियो से, मतलब नई वीडियो आने से पहले। ओके, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नई वीडियो में पार्ट 2-3 में। ओके।